डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट में वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में किस तरह का बॉन्ड होता है, जैसा कि आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में सुना था, वो था मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड को हमने कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर के एंड में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल्स की बॉन्डिंग जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पर दो थ्योरीज़ हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली जो थ्योरी है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी होता है किसी किसी बुक में, या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो होता है कि इसके बेस अकॉर्डिंग जो मेटल्स का बॉन्ड है वो किस टाइप का है वो आपको स्टडी करना है। एक बाद में हम स्टडी करेंगे वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या जिसको बोलते हैं बैंड थ्योरी। तो ये थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्या कहती है। तो ये मेटालिक बॉन्ड इसके अकॉर्डिंग जो है वो किस टाइप का होता है वो यहाँ पे हम स्टडी कर लेते हैं। इसके मेटल्स के जो एटम हैं उनके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल टाइप के होते हैं। मोबाइल मीन्स कि मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं। इस तरह से ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इनकी मूवमेंट फ्री होती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एटम में नहीं होती, वो कहीं भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको याद ये रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो चीज़ बच रही है ये इसे तो बोलते हैं पॉजिटिव कर्नल, और जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें आप बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की ये मूवमेंट के लिए फ्री हैं। अब मेटल्स में होता ये है कि उनके एटम्स का जो आयनेशन एनर्जी है वो कम होती है, मतलब उनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर नॉट स्ट्रांगली बाउंड विद द न्यूक्लियस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते हैं और वो मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं, तभी तो उनको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो चीज़ बची है दैट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव कर्नल। तो अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें तो जो बचता है बीच में छोटा सा पार्ट वो तो होता है न्यूक्लियस, लेकिन जो पॉजिटिव कर्नल है ये सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सक्लूड करके छोड़ के जो पार्ट बचा है उसी को बोलते हैं पॉजिटिव कर्नल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ये मूवमेंट करने के लिए फ्री हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है कि एक वक्त में ये दो या दो से ज़्यादा कर्नल्स के बीच में होता है और उनको बाइंड करके रखता है, क्योंकि पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इस तरह से मूवमेंट इसकी फ्री रहती है कि वो एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा कर्नल्स के बीच में आएगा और उनको बाउंड करके रखेगा, और यही तो है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड ये क्या है, इसमें ये लिखना है आपको, द इलेक्ट्रॉन मूव इन सच ए वे दैट इट इज़ साइमल्टेनियसली नियर टू और मोर कर्नल्स एंड बाइंड देम टुगेदर, और वो उनको बांध के रखता है। तो ये जो मेटालिक बॉन्ड है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द बॉन्ड विच रिजल्ट थ्रू द साइमल्टेनियस अट्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाई टू और मोर कर्नल्स, या इसको आप मेटल आयंस बोलेंगे। द फोर्स विच होल्ड्स द मेटल आयन टुगेदर इन मेटल्स इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। तो ये इस चैप्टर में, इस थ्योरी में हमने ये स्टडी किया है कि मेटालिक बॉन्ड किस तरह का होता है। उसमें पॉजिटिव कर्नल्स और होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बॉन्ड होता है ये अगर आप इसको कोवलेंट से कंपैरिजन करने लगेंगे तो वो आप देखते हैं कि कोवलेंट में जो टू एटम्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें तो लोकलाइज्ड टाइप के होते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब फिक्स पोजीशन लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा वो डीलोकलाइज्ड टाइप के होते हैं, मतलब कि घूमते रहते हैं। और ये वाला जो बॉन्ड है वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी होते हैं, तभी तो मेटल्स क्या होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। हालांकि ये मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो हम देख लेते हैं आगे कि मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल करैक्टर उसमें होता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर, जिस साइड में वो बना होता है उसी साइड में बना रहेगा। लेकिन मेटालिक बॉन्ड जो है वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है।
और इसी में है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने बताया था कि लोकलाइज्ड होते हैं, लेकिन मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, इधर उधर उसमें डिस्पर्सल होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के बीच में बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। लेकिन मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है कंपैरेटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली हैंड हैं बीच में, कर्नल्स के बीच में। तो आपको ये ज़रूर स्टडी करना है। तो आगे देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल या मेटालिक सॉलिड। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हमने किया है उसी के अकॉर्डिंग हम मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और उनका रीज़न उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो मेटल्स में क्या क्या खास बातें होती हैं? दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर सभी मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, और वो तो नहीं होते जो आपको पता है एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। तो इनको छोड़ के बाकी सभी सॉलिड होते हैं। तो इसका रीज़न आपको पता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, पॉजिटिव कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में ही मोस्टली पाए जाते हैं। और आगे है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, तो इसका रीज़न हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। और आगे है दे हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल का आपको पता है कि शाइनिंग सरफेस होता है, उसमें चमक होती है, लस्चर जिसे बोलते हैं। और एक पॉइंट और है जो बहुत ज़रूरी है, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है कि वो उनका आप शीट्स बना सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब होता है कि उनकी हम वायर बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मेटल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम इनका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे ये होता है, मतलब इसका रीज़न क्या है। तो बहुत सिंपल है इसको समझना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट का रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये कर लेते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो किस वजह से होती है मेटल में, तो ये देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वो अगर मेटल्स का कोई पीस आप लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर वो फिजिक्स में जैसे करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल्स की है दैट इज़ ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होती है। तो इसमें जो है एक बात आपको ज़रूर स्टडी करनी है, वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मेटल्स का टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं तो मेटल्स की कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये बात आपको ज़रूर नोट करनी है, विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज़। तो इसका रीज़न जो है वो देख लेते हैं कि जब आप मेटालिक बॉन्ड आपने जो स्टडी किया है जिसमें वो पॉजिटिव कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताए थे, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे जो पॉजिटिव कर्नल हैं दे बिगन टू वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड डिक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है उससे क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मेटल्स की कंडक्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो डिक्रीज़ होती है ड्यू टू द डिक्रीज इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव कर्नल बिगन टू वाइब्रेट। तो ये वाला पॉइंट जो है आपको ज़रूर इसमें नोट करना है। और अगर हम ये हीट का कंडक्टिविटी जो है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी किस वजह से है, वो भी ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। अगर एक पार्ट को आप हीट करें तो आप देखेंगे हीट ट्रैवल कर जाती है, क्योंकि इस पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो आगे भी चले जाते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस पार्ट का भी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। तो इलेक्ट्रिकल जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज़ आल्सो ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। हीट भी वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही कंडक्ट करता है।
और आगे देख लेते हैं लस्टर जो है, तो लस्टर जो है वो शाइनिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जब मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या नज़र आता है, शाइनिंग नज़र आती है। तो इसलिए मेटल का जो सरफेस होता है वो एक शाइनिंग सरफेस वाला होता है ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी रीज़न इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। आगे हम ये स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज़ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो है, मेलिएबिलिटी जो होती है कि वो जिनके हम शीट्स बना सकते हैं, और डक्टिलिटी का मतलब उनकी वायर बना सकते हैं। तो मतलब कि मेटल्स को आप किसी भी शेप में ढाल सकते हो। जब उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके जो पॉजिटिव कर्नल हैं उनकी लेयर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती हैं। तो इस तरह से आप उसकी कोई भी शेप ले सकते हैं। तो इन दोनों का जो रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड का जो नॉन डायरेक्शनल नेचर होती है, जो आपने कोवलेंट और मेटेलिक में डिफरेंस में पढ़ा था कि मेटल का जो बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसी की वजह से ये मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी शो करते हैं। तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी या लस्टर जो हैं, तो इन सब का रीज़न तो है ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इनका जो रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो इस थ्योरी में आपको ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है अच्छे से समझना है। तो जो नेक्स्ट थ्योरी है इसमें वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंड थ्योरी। जो मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने +1 में पढ़ी थी उसी को हम इसमें एक्सटेंड करेंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर थ्योरी जो +1 में पढ़ी थी उसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो उसमें आपने ऐसे पढ़ा था कि जब 2 एटम्स कंबाइन करते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड में ये होती है, जैसे H और H मिलकर H2 बनाते थे, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। तो ये एक और मेटल एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये ऐसे इस तरह से ये ओवरलैप कर जाते थे। तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनता था। तो इसको हम बोलते थे एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको भी बोलते थे एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब ये कंबाइन करके कुछ इस तरह से हो जाता है, H और H मिलकर जैसे H2 बन जाते थे, तो इसको बोलते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वहाँ आपने ये पढ़ा था कि व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप 2 molecular orbitals are formed, one with lower energy called as bonding molecular orbital and one with higher energy। इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर आप सेपरेट कर लें कुछ इस तरीके से, तो इसको ये हायर एनर्जी वाला होता था, इसको बोलते थे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वहाँ पर ये +1 में आपने पढ़ा था कि व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, वन विद लोअर एनर्जी कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वन विद हायर एनर्जी कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने में यूज़ करते थे। जैसे कि ये एक H एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन 1s1 है, तो ये एक 1s ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये दूसरे एटम हाइड्रोजन का है, उसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब हम इनको कंबाइन करते थे तो ये इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता था। ये होता था बॉन्डिंग, जिसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, और ये सिग्मा स्टार होता था एंटी बॉन्डिंग। इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स का सम करके हम ऐसे डालते थे इस तरह से, और ये ऑर्बिटल रहता था खाली। तो इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को ऐसे दोनों के बीच में बनाते थे। यहाँ पर क्या होता है कि हम इस तरीके से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इधर साइड में बनाएंगे इस बार, जब हम किसी मेटल का केस लेंगे। तो इस तरह से आपको ये थ्योरी का बेसिक आइडिया है कि कौन सी थ्योरी हम यूज़ करने वाले हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर 2 ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 ही बनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आ जाते हैं बॉन्डिंग में। अगर और इलेक्ट्रॉन है फिर हम उसको उसमें फिल करते हैं। तो इस थ्योरी को हम आगे लिथियम के केस में यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं कि उसमें किस तरीके से आती है थ्योरी। तो लिथियम का केस देखते हैं हम इसको समझने के लिए थ्योरी को। जैसे कि आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 2s1। तो ये जो 2s1 है लास्ट शेल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक लिथियम एटम हम लेते हैं
तो वो दूसरे किसी लिथियम एटम के साथ जब कंबाइन करता है तो दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, 1 विद लोअर एनर्जी एंड 1 विद हायर एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग। और ये मैंने बताया था कि इनके इलेक्ट्रॉन्स का आपको सम कर देना है, तो वो नीचे आएंगे तो ऊपर वाला बचा है खाली। तो इस तरह से अगर यहाँ पे 3 होते तो एक बीच में ओवरलैप ना करता। तो ये तो आपको पता है कि ये बॉन्डिंग है और ये है एंटी बॉन्डिंग। अगर थर्ड होता बीच में तो उसको हम नॉन बॉन्डिंग बोल सकते थे। तो अभी तो मैं ले लेता हूँ 4 लिथियम एटम। तो 4 लिथियम एटम लेंगे तो उसका 50%, मतलब कि 2 तो होंगे बॉन्डिंग में और 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉन 4 हुए तो नेचुरली वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे और भी बहुत सारे लिथियम एटम ले लेते हैं तो सपोज 100 ले लेते हैं तो मतलब 50 नीचे हो जाएंगे और 50 ऊपर हो जाएंगे। 50 मतलब बॉन्डिंग होंगे, 50 होंगे एंटी बॉन्डिंग। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में होंगे और एंटी बॉन्डिंग खाली होंगे। तो अगर आप लिथियम के n एटम लेते हैं, मतलब बहुत सारे लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उनमें जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे ये एक स्ट्रिप बन जाती है जिसे हम बोलते हैं बैंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक स्ट्रिप बन जाती है जिसको बैंड बोलते हैं। तो उस बैंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से ही इसको बोलते हैं बैंड थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ये कैसे एक्सप्लेन करती है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिथियम मेटल। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो लिथियम की है वो किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज इन दिस बैंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 50% ऑफ द ऑर्बिटल्स आर वेकेंट। तो वो ऑर्बिटल जो हैं आधे तो क्या हैं, वेकेंट हैं, क्योंकि इधर तो 1 इलेक्ट्रॉन ईच आ रहा था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ईच आ रहे हैं। तो 50% ऑर्बिटल जो खाली हैं, तो जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाती है फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू वेकेंट ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। तो इस तरह से बैंड थ्योरी में ये एग्जांपल लिथियम का केस इसमें लिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल स्टडी कर लीजिए ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मैं एक एग्जांपल बेरिलियम का ले लेता हूँ। जैसे उसका एटॉमिक नंबर तो है 4, 1s2 2s2। अगर आप उस केस में इसको बनाएंगे, एक 2s ऑर्बिटल किसी दूसरे बेरिलियम के 2s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, एक आप बनाएंगे बॉन्डिंग और एक बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जब आप बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो 2s ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे बेरिलियम का जो 2s है उसमें भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 + 2 कितने होंगे, 4। तो ये जो बॉन्डिंग है इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। तो बाकी के 2 कहाँ डालेंगे, वो डालेंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सभी क्या हैं, सभी ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं। तो देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप बहुत सारे ऑर्बिटल भी बना लें तो सभी में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ बेरिलियम शुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी उसको कंडक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि बेरिलियम इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन लिथियम। तो ये किस वजह से है, यही तो आपको समझना है। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें एक 2p ऑर्बिटल भी होता है जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो 2s और 2p की एनर्जी में कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं, तो 2p इसके बिल्कुल पास ही होगा। तो 2p 2p से भी कंबाइन करता है और वो जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाता है वो इनके कहीं बीच में आ जाते हैं, और बीच में आने से, वेकेंट ऑर्बिटल आने से, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस खाली 2p ऑर्बिटल में मूव कर सकते हैं। तो उनको भी मिलने का, मूव करने का एक बहुत अच्छा पाथ मिल जाता है 2p की वजह से। तो 2p की वजह से ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 2s, इनकी वजह से जो ऑर्बिटल बने उन्हें तो बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो 2p की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है तो इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो इसका जो रीज़न है मेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, दैट इज़ ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसको आप ऐसे एक ग्राफ की फॉर्म में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर दिखाएं ये 2s ऑर्बिटल भरा हुआ और यहाँ पर दिखा दें 2p ऑर्बिटल। तो इसको तो लिखें वैलेंस बैंड और इसको लिखेंगे कंडक्शन बैंड।
तो कंडक्टेंस, जो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ बेरिलियम इज़ ड्यू टू शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करता है, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू 2p ऑर्बिटल। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है 2p ऑर्बिटल की वजह से, चाहे वो खाली ही है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर एनर्जी का जो डिफरेंस है उस बात पे अगर वो बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, तो उसी से पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो ये दो एग्जांपल के बेस पर हम आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो वो आगे देखते हैं। तो बैंड थ्योरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, वो है कि हम ये एक्सप्लेन करें बैंड थ्योरी के बेस पर कि कोई सब्सटेंस कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो जैसे आपने अभी बेरिलियम के केस में देखा था, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते थे लोअर 2s ऑर्बिटल से हायर 2p ऑर्बिटल में। तो नीचे वाला ऑर्बिटल हम उसको बोलते थे वैलेंस बैंड और ऊपर वाले को बोलते थे कंडक्शन बैंड। और जो उनके बीच में एनर्जी गैप होता था उसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं। एनर्जी का जो डिफरेंस होता है तो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं कि जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, एनर्जी जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं ये वैलेंस बैंड और यहाँ पर बना लेते हैं ये कंडक्शन बैंड है, और वैलेंस बैंड भी हम इसके साथ ही बना लेते हैं ताकि हम दिखाएं कि इसमें कोई ख़ास एनर्जी गैप नहीं है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर जाते हैं। तो ये तो है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा बनाते हैं, ये थोड़ा सा नीचे बनाते हैं वैलेंस बैंड और ये स्लाइटली ऊपर बना लेते हैं, इसको हम फिल कर लेते हैं। और ये है कंडक्शन बैंड। और अभी एक बार और बनाते हैं, ये वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, इसको ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी गैप है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको Eg से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते क्या हैं, एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो दे विल नॉट शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप। तो ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे तो वो हो जाएंगे इंसुलेटर्स। तो जहाँ पे एनर्जी गैप बिल्कुल ही नहीं है या वो ओवरलैप कर रहे हैं या नो वेरी स्मॉल एनर्जी गैप है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बहुत जल्दी इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस होंगे कंडक्टर, या आप उनको बोल सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ ही किसी केसेस में ऐसा होता है कि उनमें एक मीडियम सा एनर्जी डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, कि अप टू सम एक्सटेंट इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इसमें ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो ये जो डिस्टिंग्विश करना है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, तो ये आप बड़े ईजिली समझ गए होंगे कि एनर्जी गैप से पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इसमें शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे। अगर बिल्कुल होंगे तो वो कंडक्टर होगा, अगर थोड़ा बहुत होंगे तो वो सेमी कंडक्टर होगा, अगर वो बिल्कुल नहीं होंगे तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और वो सब्सटेंस होगा इंसुलेटर। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो ये आपने इसको समझ लिया है थ्योरी पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में है हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो बोर्ड में अक्सर आते हैं तो जो कई बार बुक में ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी इस चैप्टर पे हमने लेक्चर दिए हैं तो वो आपको स्टार्टिंग से L1 L2 करके लिखा हुआ है वीडियोज़ में, तो आप उनको सीक्वेंस में देखें। और लास्ट जो वीडियो है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए हैं वो सब कवर होंगे, तो वो ज़रूर देखें। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को बहुत बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसके बाद हम सेकंड यूनिट जो सोल्यूशन का है वो भी शुरू करेंगे।